हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण और इसका परिचय। अर्थात इस अध्याय में हम सबसे पहले भाषा जानेंगे, फिर लिपि क्या है वो जानेंगे और फिर व्याकरण को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा है क्या? बच्चों, अपने मन की बात दूसरों को समझाना और दूसरे के मन की बात समझना ही भाषा है। भाषा यानी कि लैंग्वेज। अगर हम एक दूसरे की बात समझते हैं यानी कि भाषा को जानते हैं तो हम आसानी से उनकी बात को समझ सकते हैं। भाषा मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। भाषा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अतः वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं, भाषा कहलाता है। अच्छा, आप बताइए, किस साधन द्वारा हम अपनी बात लोगों को समझाते हैं? चित्र के माध्यम से जानते हैं। किस साधन द्वारा? भाषा द्वारा हम अपनी बात लोगों को समझाते हैं। आइए अब चलें भाषा के रूप की तरफ, अर्थात जानें भाषा के रूप कितने होते हैं। बच्चों, अपने मन की बात दूसरे को हम दो तरह से समझा सकते हैं, बोलकर और दूसरा लिखकर। मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, अर्थात जब हम मुख से बोलकर अपनी बात लोगों को समझाते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है। जैसे सुबह से शाम तक हम मौखिक भाषा में बात करते हैं। रेडियो, टेलीफोन, टीवी, सामान्य बातचीत आदि में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है ना? दिन भर में हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। किसी बात को लिखकर बताना या लिखे हुए को पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, यानी कि रिटन लैंग्वेज। पत्र, अखबार, किताब व पत्रिकाओं आदि की भाषा लिखित होती है। हमारे सामने दो उदाहरण हैं जो चित्रों के माध्यम से हैं। इसमें सब स्पष्ट रूप से समझाया गया है। दो सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण है, और एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। इन दोनों रूपों के अतिरिक्त हम कभी कभी अपनी बात संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं, अर्थात संकेतों के माध्यम से हम बोलते हैं। पर हिंदी भाषा में ये रूप मान्य नहीं है। आगे आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अभी आप केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा को समझिए। आइए अब चलते हैं लिपि की ओर। लिपि क्या है? बच्चों, संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अमेरिकन, जापानी, चाइनीज आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, मलयालम आदि बहुत सारी बोली जाती हैं। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। इन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, हिंदी एवं संस्कृत की लिपि देवनागरी है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आगे इसको भी आप विस्तार पूर्वक जानेंगे और अन्य भाषाओं की लिपियों के बारे में भी आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस समय आपको केवल लिपि को जानना है कि लिपि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को जानना है, और ख़ास तौर पर हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ये जानना है। कौन सी है हिंदी संस्कृत की लिपि? देवनागरी लिपि। आइए बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। समझें व्याकरण क्या है। बच्चों, किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात अगर हमें किसी भी भाषा को जानना है तो उसके व्याकरण का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है, वरना हम उस भाषा को न पढ़ पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। इन नियमों की जानकारी देने के लिए ही व्याकरण पढ़ाया जाता है। अतः वह विद्या जिससे भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व बोलना सिखाया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे
व्याकरण, यानी कि व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो हमें पढ़ना और लिखना शुद्ध रूप से सिखाती है। आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना ही भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व बोलना सीखते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने भाषा के बारे में जाना, लिपि के बारे में जाना और व्याकरण को जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब आपने ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास कार्य करना है और इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह समझना है और मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं ये भी आपने जान लिया है, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास आपने करना है ताकि आप अगले अध्यायों को भी अच्छे से समझ पाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।